नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपको आपके साथ दिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 2 मिनट में बताएंगे आपको 10 बड़ी खबरें। अयोध्या की हार पर बीजेपी का बयान, कहा अयोध्या की जनता बहुत ही भोली भाली है, जनता विपक्ष के झूठ के पुलिंदे में फंसी। बीजेपी नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी नेत्री ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा कांग्रेस को पदाधिकारी का परिवर्तन करना चाहिए। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर होंगे उपचुनाव, कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बयान, बोले चुनावों के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार। रुड़की में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, निःशुल्क दवाइयों का हुआ वितरण। मसूरी में फूली फिल्म को लेकर छात्राओं में उत्साह, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को किया गया सम्मानित, हिंदी माध्यम के छात्रों को निःशुल्क दिखाई गई फिल्म। चारधाम यात्रा के बीच नशा तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर, अवैध स्मैक की तस्करी करते एक युवक को किया गिरफ्तार, करीबन 10 ग्राम अवैध स्मैक की बरामद। काशीपुर में पुलिस ने घोड़ा हसन गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 8 मोबाइल किए बरामद, 4 अन्य की हो रही तलाश। मसूरी में स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि पर लोगों ने किया याद, सरकार की बेरुखी पर जताई नाराजगी। रामनगर में लीची की तुड़ाई से आई बहार, कई लोगों को मिला रोजगार, बाहरी शहरों को सप्लाई हुई शुरू। चमोली के लंगासू में राफ्ट पलटने से 4 लोग हुए थे लापता, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने उनकी कुशल क्षेम पूछी और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के बाद कांग्रेस का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव में उतरते तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस बाजी मार लेती। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान से भी कोई बड़ा नेता उत्तराखंड से चुनाव लड़ता तो हार का ही सामना करना पड़ता, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़े थे और उनकी हार ही हुई थी। प्रदेश की जनता उत्तराखंड के विकास को देखते हुए बीजेपी के साथ खड़ी है। उनके चाहे कोई भी नेता यहां पर देश के हाईकमान उनका यहां लड़ता, तभी भी उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। पहले भी उनके बड़े नेता चुनाव लड़े हैं, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रदेश है और हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आकांक्षा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस के हाईकमान को उत्तराखंड में पदाधिकारी का परिवर्तन करना चाहिए। जिनकी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, वही लोग कांग्रेस के संगठन को कमजोर करने में लगे हैं।
आ, क्या स्थिति लगती है? कांग्रेस की कोई भी स्थिति नहीं है यहाँ पे। जिस कांग्रेस को आप देख रहे हो, उस कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है, क्या वजूद नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कई बड़ी सीटों पर निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत का स्वाद ही नहीं चख पाई। सूबे में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद पार्टी को मिली हार को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है, जहां मोदी पर तंज कसे जा रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि अयोध्या की जनता बहुत ही भोली भाली है, जो विपक्ष के झूठ के पुलिंदे में फंस गई। विपक्ष ने जिस तरीके से अपनी घोषणाओं में छोटे वादे किए थे, उन वादों के चक्कर में अयोध्या की सीट हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन धीरे धीरे अयोध्या की जनता को पता चल जाएगा कि विपक्ष ने उनके साथ किस तरीके का छल कर दिया है। मैं सबसे पहले तो मैं खुद अफसोस में हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो गया। लेकिन अयोध्या की जो जनता है ना, बड़ी भोली भाली है। वहाँ विपक्ष के उसमें आके जनता फंस गई है। जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, और सबसे बड़ा 8,500 का जो उन्होंने प्रति माह देने का वो फैलाया है भ्रम, उस चीज को लेके विपक्ष में अयोध्या वासी की जो जनता है फंस गई है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद मौजूदा राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में कार्य समिति की बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुबारकबाद दी गई। इसके साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करते हुए आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग सरकार बनाने की किसी प्रकार से भी दावेदारी नहीं करेंगे। हम किसी भी जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होंगे। हम जो जनता का जो जनादेश आया है उसको हम अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे और हम उस पर आगे कार्य करेंगे और पार्टी की दिशा और जो दशा है उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छे विकास कार्यों के जो है अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जो विकास कार्य हैं जो होने हैं इस देश में, जो भी बहुत ज़्यादा जो लोगों को जिनकी ज़रूरत है जनता को इस देश की, उन सवालों को पार्लियामेंट में बैठकर हम उठाएंगे। बीजेपी सरकार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना चुकी है। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, जो कि अब लगभग साफ हो चुके हैं। चूंकि बीते दिन मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल हो चुके हैं, मोदी कैबिनेट में जो लोग शामिल हुए कल मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य की एकमात्र महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो इसीलिए महिला को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पहले से ही सक्रिय है और हम तो जब जैसे ही लोकसभा
चुनाव की रणभेरी बजी थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था। हमने उसी दिन कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच में जो है मंगलूरु विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव कराया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और वहां पर जो है अभी तक चुनाव टाला गया है। हम तो लगातार जो है जनता के बीच में सरकार की जो नाकामियां हैं, जो सरकार की जन विरोधी नीति है, उनको लेकर के जो है आम जनता के बीच जो है जा रहे हैं। और बद्रीनाथ विधानसभा में वैसे भी जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और जो है अपने जो हमारी भविष्य की रूपरेखा है उसे जनता को अवगत करा रहे हैं और जो भी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको उनके बीच जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होंगे जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को बद्रीनाथ हो या मंगलौर में मिलेगा। नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पीएम पद की शपथ लेने पर बीजेपी में खुशी का माहौल है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक खजान दास ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य में सड़क परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ राज्य में रुके हुए कामों को भी तेजी मिलेगी। मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि तीसरी बार भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत के जनमानस के लिए जिस प्रकार से उन्होंने सोचा कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। और उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड के लिए बहुत सारे सपने हमने संजोए हैं और उन्होंने भी कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। जब केदारनाथ की धरती में उन्होंने पैर रखा था तो उस समय उन्होंने कहा था। उसी सपने को साकार करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और आगे बहुत बड़ी आशाएं हैं। हमारी जो समस्या हैं उत्तराखंड के लिए वो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए और यहाँ पर हमको आर्थिक मदद भी करेंगे और जो हमारे सड़कों के लिए, चाहे हमारे अन्य पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित करने के लिए, हमारे डैम हैं जो कुछ अभी शुरू होने हैं उसके लिए। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत सभी व्यवस्थाओं और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। बहुत पीक पे जो थी और उसमें भी मेरे को और क्राउड इस बार हमारे यहाँ यात्रा चारधाम के लिए लोग आए और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से यात्रियों का जमावड़ा हमारे इस ऋषिकेश और ऋषिकेश से आगे जो हमारे यहाँ बीच में समस्या आ रही थी, आज मैं कह सकता हूँ कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और जिस प्रकार से पिछले इसी समय की अवधि के अंदर 6 लाख यात्री ज़्यादा आए। पिछली बार अभी तक 13 लाख आए थे, अब इसी अवधि में 19 लाख यात्री तब आए कि जब यहाँ बहुत हौच पौच और सारी स्थिति एक बार बन गई थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सारे स्थिति पे हमने कंट्रोल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग समय समय पर देखते ही यहाँ के। आज मैंने पाया है कि यहाँ जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं किसी प्रकार का बैकलॉग नहीं है। 4000 यात्री को प्रतिदिन हम लोग यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको फिर जिस भी धाम पे उनको जाना है यहाँ से उनको सुचारू रूप से भेज रहे हैं। जो व्यक्ति, जो यात्री, जो तीर्थ यात्री यहाँ रुका है उसके ठहरने की, साफ सफाई की, भोजन की, जलपान की सब व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा यहाँ की गई है। हमारे कुछ NGOs हैं जैसे माता मंगला की तरफ से और अन्य हमारे NGOs की तरफ से भी व्यवस्था में हमारा हाथ बढ़ाया है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ और जितने यात्री अब आ रहे हैं भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। प्रदेश में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा, हमारे संभावित प्रत्याशी पहले से ही बद्रीनाथ विधानसभा में सक्रिय है। वे घर घर जाकर जनता से संपर्क साध रहे हैं। जब भी चुनाव होंगे हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पहले से ही सक्रिय है और हम तो जब जैसे ही लोकसभा
चुनाव की रणभेरीबाजी थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था। हमने उसी दिन कहा था कि लोकसभा चुनाव के बीच में जो है मंगलूर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव कराया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और वहां पर जो है अभी तक चुनाव टाला गया है। हम तो लगातार जो है जनता के बीच में सरकार की जो नाकामियां हैं, जो सरकार की जन विरोधी नीति है, उनको लेकर के जो है आम जनता के बीच जो है जा रहे हैं। और बद्रीनाथ विधानसभा में वैसे भी जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और जो है अपने जो हमारी भविष्य की रूपरेखा है उसे जनता को अवगत करा रहे हैं और जो भी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको उनके बीच जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होंगे जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को बद्रीनाथ हो या मंगलौर में मिलेगा। चारधाम यात्रा पंजीकरण के लिए हरिद्वार में दलाल भी अब सक्रिय हो गए हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे राज्य से आने वाले चारधाम तीर्थयात्रियों से पंजीकरण के बदले प्रति यात्री 700 रुपए की मांग कर रहा है। वीडियो में शख्स ये दावा करता नजर आ रहा है कि चारधाम पंजीकरण स्थल पर कुछ कर्मचारियों के साथ उसकी साठगांठ है, इसीलिए वो आसानी से यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं चारधाम यात्रा पंजीकरण में दलाली और साठगांठ का मामला सामने आने पर स्थानीय ट्रैवल कारोबारी नाराज हैं। उन्होंने इस संबंध में पर्यटन विभाग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जाएगी और फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस तरह के मामले पहले भी आए हैं और पुलिस स्वतः संज्ञान लेके अपनी तरफ से भी कई मुकदमे दर्ज कराई है और कई लोगों को जेल भी भेजा गया और इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है और पब्लिक से भी और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की गई है, पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर इस तरह का मामला आपके संज्ञान में आए तो तत्काल पुलिस के संज्ञान में लाइए, जिससे कि तत्काल कार्रवाई की जा सके और जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको इस तरह के फ्रॉड से बचाया जा सके। प्रदेश का शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की तैयारियों में जुट गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से पाठ्य पुस्तकें वितरित करने में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन कक्षा पहली से 8वीं तक के लगभग 90% बच्चों का पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष पाठ्य पुस्तक वितरण में कुछ विलंब हुआ है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे और कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगी हुई थी, तो हमारे शिक्षक अधिक से अधिक ड्यूटी कर रहे थे, तो इसलिए हमारा कुछ विलंब हो गया। वैसे पाठ्य पुस्तकें हमारी कक्षा 1 से 8 तक की 90% बच्चों को मिल चुकी हैं स्कूल बंद होने तक, लेकिन इस बार ये निर्णय लिया गया कि जून के महीने भी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित होकर के जनपदों को आती रहेंगी और जनपदों से ये कह दिया गया है कि जून के महीने विद्यालयों तक किताबें भेजेंगे और विद्यालयों को भी अवगत करा दिया गया है कि वो कोशिश करें कि जून के महीने 1-2 दिन बच्चों को बुला करके और जो बच्चे समीपवर्ती विद्यालय के निकट रहते हों उनको जून के महीने भी किताब वितरित कर दें, क्योंकि हमारे विभाग का एक लक्ष्य था कि हम 30 जून तक सब बच्चों को किताबें पहुँचा देंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुलिस प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश पर बाबा साहेब की प्रतिमा हटाने के लिए रतनपुरा गांव पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि रतनपुरा में विवादित भूमि पर ग्रामीणों ने कुछ महीने पहले बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित कर दिया था, लेकिन गांव के निवासी प्रीतपाल सिंह ढिल्लन की ओर से उस भूमि को अपना बताया जा रहा था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने प्रतिमा को हटाने के आदेश दे दिए। आज हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में यहाँ पे आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को सकुशल या तो ग्रामवासियों को सुपुर्द करने अथवा कोतवाली में रखने के लिए उपस्थित हुए हैं, परंतु यहाँ पे जो आमजन है, जो स्थानीय क्षेत्र के लोगों को द्वारा भारी आक्रोश और भारी विरोध किया जा रहा है और इसमें जो भी है विधि सम्मत जो भी है अग्रतर कार्रवाई इस मामले में लाई जाएगी। ग्रामीणों में आक्रोश है सर, मूर्ति को किसी भी कीमत पे हटाने नहीं दिया जाएगा। अगर गांव मूर्ति हटानी है तो गांव वालों से संघर्ष करना पड़ेगा, तभी मूर्ति को हटाया जा सकता है, अन्यथा मूर्ति नहीं हटाने दी जाएगी।
स्थिति बनती है, क्योंकि प्रशासन आज अचानक से मूर्ति हटाने के लिए आ गया। पहले कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया कि भाई तुम्हारी मूर्ति हटाई जाएगी, या तो ये हमें पहले बताते तो हम कोई ना कोई कार्रवाई करते। अचानक से आज बल लेकर आ गए मूर्ति हटाने के लिए। रही मूर्ति हटाने की बात, तो मूर्ति नहीं हटाई जाएगी, ये हमारे सम्मान वाली बात है। मूर्ति हम हटाने नहीं देंगे, और जो भी कोर्ट का आदेश है और जो भी हम पे कार्रवाई बनती है वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मूर्ति हटाने नहीं देंगे। सिंपल सी बात। देहरादून के टोईवाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़कोट क्षेत्र में लगभग 5000 वर्ग फीट का बायोगैस प्लांट बन रहा है, जिससे ग्राम वासियों को जहां एक तरफ सस्ता ईंधन मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा, इस बायोगैस प्लांट के बनने के बाद 15 परिवारों को बायोगैस का कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस ग्रामीण ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। टोईवाला में हमारा जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत गोवर्धन योजना के अंतर्गत ये बायोगैस प्लांट निर्मित हो रहा है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है 85 घन मीटर है, और इसके बनने के बाद 15 फैमिलीज को इसमें बायोगैस का कनेक्शन दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक चक्की भी इसके थ्रू चलेगी बायोगैस के थ्रू, जिससे संभावित है कि भविष्य में इसमें बिजली भी पैदा हो पाएगी। तो ये इसका विशेष फोकस जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का, और ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका कि प्रदेश में सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है इसमें। रुड़की में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सुभाष नगर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष आदित्य रोड की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुनेश सैनी और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री धीर सिंह ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष आदित्य रोड ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इसी खुशी में जहां पूरा देश जश्न और खुशी में डूबा हुआ है, तो वहीं उन्होंने भी अपने आवास पर चिकित्सा कैंप का आयोजन किया। इस दौरान 250 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। आयुर्वेदिक कैंप हमने आयोजित किया है, जिसमें हम लोग फ्री दवाइयाँ और फ्री चेकअप कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे डॉक्टर हमें इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। तो उसी के निमित्त आयुर्वेद को बढ़ाते हुए हम लोग ये कैंप हमने आयोजित किया है। इसमें हम जैसे अब आज हमने जो कैंप लगाया है, उसमें निःशुल्क दवाइयों का हम लोग वितरण कर रहे हैं, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श कर रहे हैं। असाध्य बीमारी जैसे शुगर, बीपी, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए आप स्पेशली अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आपकी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आपको कभी भी मतलब ज़्यादा क्रिएट नहीं होंगी आपकी बॉडी में। तो आप इसी चीज़ के ऊपर आप एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जो कि आपकी बॉडी में बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देते हैं। हम ये जो कैंप हमने लगाया है, ये इसलिए लगाया है यहाँ पे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोगों को आयुर्वेदा की जानकारी मिले। यहाँ पे सभी तरह के टेस्ट हम बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, और ज़्यादातर पेशेंटों को जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें हम दवाइयाँ भी फ्री में वितरण की है हमने यहाँ पे। और लोगों को ये बताया कि एलोपैथिक से जो दवाइयाँ आप यूज़ करते हैं, उससे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए आप आयुर्वेदा की तरफ आइए, और आपकी बॉडी, आपका तन, ये सब सेफ रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए आप आयुर्वेदा हो। नैनीताल में लीची की तुड़ाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद कई लोगों को रोजगार मिला है। वहीं इसको लेकर ठेकेदार ताहिर हुसैन कादरी ने कहा, हमारे बगीचे में लीची तुड़ाई का काम शुरू हो गया है। हमारी लीची देश के साथ ही विदेश में भी अपना स्वाद छोड़ती है। हालांकि इस बार बारिश नहीं होने के चलते लीची फूली नहीं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी नहीं हो पाई। हमारी लीची का तुड़ाई कार्य हमने शुरू कर दिया आज से, और लीची हमारी बंगाल, कलकत्ता, इधर तुम्हारे दुबई वगैरह जाती है, विदेशों में भी जाती है। मगर अब के बारिश ना होने के कारण फसल बहुत ही खराब हुई है, जिससे मतलब ये लगा लीजिए आप 40-50% नुकसान है ठेकेदारों को। हाँ, बारिश में फूली नहीं है, और दाना भी छोटा रह गया, और दाग बहुत आया। काला डूंगी, रामनगर, ये छोई वगैरह जो है, ये लीची हमारी देश विदेश जाती है। देखिएगा, उत्तराखंड में रामनगर, काला डूंगी और इधर के विधानसभा के क्षेत्र चकलुआ, गुलजारपुर और अन्य क्षेत्र भी हैं,
कालाडूंगी में, जहाँ की लीची राष्ट्रीय स्तर पर और विदेश स्तर पर भी ज़्यादा फेमस है। यहाँ का लीची का टेस्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है और अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ की लीची का टेस्ट स्वादिष्ट है। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।